मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आज अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। मतलब पता नहीं, बट हमारी दादी जी ने सहज ही में हमारे पिताजी से कहा, क्या बात है आज अनार में बहुत बीज है, अनार में बीज कब से होने लग गए। अब उन्होंने बहुत अबुद्धिपूर्वक कहा, ये क्या है, बहुत दिनों से उन्होंने अनार एज सच खाया नहीं था। वह अनार का रस ही का सेवन करती थी, तो ना चाहते हुए भी उन्होंने कह दिया अनार में बीज कहाँ से आने लग गए। तो पिताजी ने कहा ये गजब हो गया अनार कब से सीडलेस आने लग गए। कहने का निष्कर्ष क्या है, कोई प्रश्न पूछेगा ये जीव में कर्म कहाँ कब से है, एक जीव के साथ एक कर्म कब से लगने लग गया। भले आदमी, ये प्रश्न ही तुमने गलत पूछ लिया है। क्यों? क्योंकि अनादि से जीव है सो कर्मों के साथ ही है। अनादि संबंधेच इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए हम बराबर सब अध्ययन करते जा रहे हैं, अपना प्रकरण वैसे ही चलते जा रहा है। मूल विषय में तुरंत जुड़ता हूं। प्रकरण अपना ये चल रहा है, कल जो अपन ने देखा घाती कर्म अघाती कर्म और उनका कार्य, इस विषय को कल अपन ने पूरा किया था। लगभग 1 पेज का प्रकरण था, तो अपना पूरा हो गया है। हाँ, कल एक प्रश्न पूछा गया था शंकाकार के द्वारा। हाँ, घात आप कैसे कहते हो, क्योंकि कभी स्वभाव प्रकट था, बाद में उसके ऊपर आवरण डाला, घात तो उसको कहेंगे ना। पंडित जी साहब उत्तर देते हैं अनादिकाल से उत्पन्न स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, इसी को हम घात कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहले उसका उघाड़ होगा फिर बाद में आवरण डाला और उसको घात कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अनादि से स्वभाव की व्यक्तता नहीं हुई है, इसी को हम घात कह रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से ये प्रकरण को और पुष्ट करना चाहूंगा। हाँ, कोई दुकान पर जाए ही ना और कहे कि आज मुझे 10 लाख का घाटा हो गया। ठीक है, क्या संभव है ऐसा? कोई दुकान पर जाए ही ना, दुकान खोले ही ना, क्या ये कह सकता है कि मुझे 10 लाख का घाटा हो गया? नहीं। हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? व्यवसाय कर रहा होगा तो ना कह सकते हैं, आज तो ऑनलाइन के जमाना। क्या क्या, अरे वैसा छोड़ दीजिए, मान के चलिए आपका दुकान ही है, ऑनलाइन वगैरह छोड़ दीजिए। अरे मेरी आवाज़ आ रही है ना? आज बहुत ढिलास लग रही है, आज कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओके, वो दुकान में कुछ काम ही नहीं किया तो ना घाटा होगा ना लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको ऐसा कहना है ना घाटा होगा ना लाभ होगा। देखिए, हाँ, एक अपेक्षा से आपकी भी बात सही है, परंतु आप थोड़ा सा टेक्निकली विचार कीजिए। पिछले दिन उसने दुकान खोली थी तो बराबरी से उसने 10 लाख रुपए कमाए थे। आज दुकान नहीं खोली है तो वो 10 लाख रुपए नहीं कमा पाया है, और 10 लाख रुपए नहीं कमाना यही उसके लिए घाटा है। ज़रूरी नहीं है कि उसने 15 लाख में माल खरीदा और 5 लाख में बेचा तब जाकर के उसको 10 लाख का घाटा हुआ। ज़रूरी नहीं है उसने वो जो कल 10 लाख रुपए कमाए थे वो आज नहीं कमाए हैं, उसी को वो घाटा कह रहा है। ठीक है, हाँ, लोक में भी एक कहावत प्रचलित है, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड। हाँ,
आपने कमाया ही नहीं तो आपका घाटा हो गया है, मतलब आपने दुकान ही नहीं खोली तो आपका उसी टाइम पे घाटा हो गया। चलिए आज अपन को नए प्रकरण की तरफ बढ़ना है। वैसे कल मैंने होमवर्क दिया था। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, नेटवर्क आज थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। कल मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था और उसका उत्तर क्या है, दोनों भी बातें चाहिए। होमवर्क क्या था, छोटा सा ही होमवर्क था, एकदम छोटा सा, मिनट भर का काम था। क्या बात है, किसी को याद नहीं है? आपने ये बोला था कि निश्चय ऐसे ना तो पौधगढ़ी कर्मों को देखता जानता है और नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। व्यवहार नहीं काम तो ये आपका क्वेश्चन था ना, किस नए से ये हो रहा है, क्या नए की बाहर हो रहा है, उसकी मैं जवाब दे रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मुझे ढंग से समझ में ही नहीं आया। ये कह रहा हूँ निश्चय नए से न तो पौधगढ़ी कर्मों को देखना जानता है, हाँ, न ही उनसे बनता ही है। हाँ, किंतु प्रकार वह नैसे पौधगढ़ी कर्मों को देखना जानता है, उसी प्रकार उससे बनता भी। ठीक है। तो हाँ, नए मैंने आपने सिर्फ व्यवहार नहीं कहा, व्यवहार में भी कौन सा? पहला वाला आएगा ओके, असल कर्मों की बात है जी। देखिए बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तीसरा बन जाएगा। अरे अरे दूसरा ही बनेगा। हाँ, पहला कैसे बनेगा? पहला और तीसरा तो संभव ही नहीं है। पहला तो नो कर्म की बात करता है, तीसरा भाव कर्म की बात करता है। आपने बीच का पकड़ना चाहिए था, द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं ना अपन। अब बंध कहा है तो कभी नो कर्म के साथ बंध नहीं होता, ना ही भाव कर्म के साथ बंध होता है। बंध होता है तो कार्बन शरीर के साथ होता है, ठीक है, जिसे हम द्रव्य कर्म नाम से जानते हैं। तो नए विभाग पूछा था तो दूसरा नया आपको कहना था, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ठीक है। ये तो बंध की बात हो गई, जानने की अपेक्षा क्या कहेंगे? जानने की अपेक्षा क्या कहेंगे? देखिए पहले तो क्वेश्चन मैंने ये कहा था, मतलब होमवर्क ये दिया था, गाथा 173 174 आपको पढ़नी है प्रवचन सार की। और वहाँ पर प्रकरण ये आया था कि हाँ, जिस प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गल को जानता है, उसी नए विभाग से वह कर्मों से बंधता भी है, ठीक है। नए विभाग दोनों का सेम आएगा। तो भले आदमी जब बंध अपन दूसरे नए से कह रहे हैं तो जानना भी हमें दूसरे नए से ही समझना होगा। अब आप कहेंगे दूसरे नए से कैसे? याद कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि को जोर दीजिए। अपन ने एक छोटा सा प्रकरण देखा था कि दूसरा नए शरीर को कवर करता है, द्रव्य कर्म को कवर करता है और एक और चीज को कवर करता है। केवल ज्ञानी जो लोकालोक को जानते हैं वो दूसरे नए से जानते हैं, ये भी अपन ने देखा था। तो सिर्फ केवल ज्ञानी की बात नहीं समझना, जो हम भी विषयों को जानते हैं वो भी दूसरे नए का ही विषय बनेगा। क्यों? आध्यात्मिक रूप से अगर विचार, ये आध्यात्मिक नए, अगर आप विचार करेंगे तो हम भी जानते कैसे हैं। जानना एक में एक रूप एक में हो जाएंगे इस रूप थोड़ी ना जानते हैं, बस जानने रूप जानते हैं, उसमें तन्मय होकर के नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरा नहीं यहाँ पर लगाना। और आपको अब भी समाधान नहीं हो रहा है तो जैसा मैंने कल कहा था, मुझे पूरा लग रहा है कि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, 174 की गाथा की टीका पढ़िए, आपको पूरा यही का यही समाधान मिलेगा। मैंने थोड़ा अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए पृष्ठ क्रमांक 25 पर आकर के रुके हैं। अब नया प्रकरण चलने वाला है
क्या निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, ये क्या प्रकरण है? देखिए, इसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा, इसके द्वारा क्या? जीव के स्वभाव का घात, पॉइंट नंबर 1, तथा बाह्य सामग्री का मिलना, पॉइंट नंबर 2। फिर से निर्बल जड़ कर्मों द्वारा, ऊपर हेडिंग जाएगी, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, नहीं लिखना है, कुछ लिखना नहीं है। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा, ऊपर उसके दो हिस्से, जीव के स्वभाव का घात, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बाह्य सामग्री का मिलना। जीव के स्वभाव का घात किसकी तरफ संकेत करता है? घाती कर्म, करेक्ट। और बाह्य सामग्री का मिलना? घाती कर्म। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, नामकरण बस अलग कर दिया है, नामकरण भी नहीं किया उन्होंने स्वरूप की अपेक्षा से बात रख दी है। घाती कर्म और अघाती कर्म की बात चल रही है, ठीक है। जो पिछला प्रकरण चला ना, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, अब उनके द्वारा जीव के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, हालांकि कार्य में वहां पर भी बताया था, कुछ नवीन बात कहना चाह रहे हैं। शंकाकार के एक प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहते हैं, ठीक है। प्रश्न शंकाकार ने ये पूछा है कि कर्म तो जड़ है, निर्बल है, तो जीव के स्वभाव का घात व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? बहुत सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। वो पूछता है, कर्म तो जड़ है, जीव तो चेतन है। अब जड़ वस्तु जीव के स्वभाव का घात करेगा, कैसे संभव है? कर्म तो कोई बलवान भी नहीं है, वो संयोग भी कैसे दिला सकता है? ठीक है, प्रश्न कितने जनों को समझ में आया, पहले मुझे ये बताइए, हाँ या ना? ओके, गुड। अब उसका समाधान देते हैं। देखो, एक काम करते हैं, अपन पढ़ते हैं, फिर अपन और एनालिसिस करेंगे। समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके लिए कल अपन एक शब्द देखा था, निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए क्या शब्द देखा था? बहुत बढ़िया, कारण कार्य संबंध, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट में, कारण कार्यपना, ठीक है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। उसके बाद उन्होंने दो उदाहरण दिए, उन दो उदाहरणों को भी अपन बाद में समझ लेंगे। सबसे पहली बात तो क्या कह रहे हैं, यदि कर्म इन दो कार्यों को करता होता, तो सबसे पहले कर्म को चेतन होना पड़ता। क्यों? अपनी कल बात हो रही थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाने में संभव है, शक्य है, नहीं है, कर सकता है, नहीं कर सकता है, करता है, नहीं है, निमित्त नैमित्तिकपना क्यों कहा, कर्ता कर्मपना क्यों नहीं कहा, उसका एक रूप से समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, याद करना चाहिए समयसार की जो आत्मख्याति टीका है, उसकी कलश नंबर 51, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तद कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। क्या कहते हैं? यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमे वही कर्ता हो सकता है। अब कर्म आज तक कभी भी जीव रूप परिणमित नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि तुम प्रश्न में ही ये पूछ रहे हो कि कर्म जड़ है, जीव चेतन है। अब दो भिन्न वस्तुएं एक में कैसे हो सकती है? तुम अगर बस संयोग या एक क्षेत्र और घात संबंध को देख करके कहते हो कि ये एक में क्या, भ्रम मत करना, क्योंकि अगर भ्रम कर जाओगे तो वही हालत होगी जैसी शिवसेना की हुई थी। अब ये कहा बीच में पॉलिटिक्स कहाँ से लाया? अरे अब जो थोड़ा रस रखते हैं पॉलिटिक्स में वे समझ गए होंगे। जब महाराष्ट्र में 2019 की चुनाव हुए थे, तो भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। बाद में मनमुटाव हो गया, अलग अलग हो गए, और फिर शिवसेना के भी और दो हिस्से हो गए। तो आगे का सब जन को पता ही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर दोनों को बस साथ में देख करके मानोगे ये एक है, भ्रम मत कर जाना।
तुम फंस सकते हो। ठीक है। और दो केले हैं, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, एक है या दो है? एक के भाव बिकेंगे या दो के भाव बिकेंगे, अब बताइए। एक ही है। एक के भाव बिकेंगे या दो के भाव बिकेंगे? एक ही भाव बिकेगा। नो, बेचने वाला उसको दो करके बेचता है, लेने वाला उसको एक करके लेता है। हाँ, आप देखना कभी भी जब आप लेने जाएंगे तो कहेंगे यार ये एक ही तो केला है, बेचने वाला क्या कहता है ये जुड़े हुए, ये दो केले हैं। समझ में आ रहा है? तो आप दृष्टि आपकी बहुत मैटर करती है। वास्तव में देखा जाए तो वो एक ही है दो परंतु दिखाई एक देते हैं। भ्रम मत कर जाना, वो दो अलग अलग ही है। ठीक है। उसी प्रकार जीव और कर्म ये दोनों अलग अलग है। अगर कर्म किसी प्रकार से स्वभाव का घात करता, किसी प्रकार से बाह्य सामग्री दिलाता, तो सबसे पहले उसको चेतन होना पड़ता और बाद में उसे जीव के ऊपर कुछ स्वभाव का घात करना पड़ता, जीव के ऊपर कुछ प्रभाव डालना पड़ता। इसमें एक और उदाहरण विचारणीय है जो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीला प्राय दिया करते हैं ये, और वे उदाहरण भी कब देते हैं? शायद समयसार की गाथा 91 से लेकर 95 के आसपास, इस रेंज में कहीं तो भी वे उदाहरण देते हैं। हम 100% देते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या देते हैं। एक चंद्र कुमार शेखर गुलेरी, ऐसे कोई एक लेखक का नाम है, मुझे लेखक का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ क्या है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें कुछ काल पहले का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। एक घुड़सवार होता है जो घुड़सवार अपने टांगे को लेकर के चलता रहता है और टांगा चलाते चलाते वो कहता है बच जा पुत्ता प्यारिये। बाजार से सुनना, स्क्रिप्ट ध्यान से सुनना। वो आदमी जो घोड़ा चला रहा है, वो घोड़ा चलाते चलाते जोर से चिल्ला रहा है बच जा पुत्ता प्यारी। बाजार से गुजर रहा है, बच जा पुत्ता प्यारी मतलब सब लोग अपने रास्ते से हट जाओ अगर अब तुमको अपनी जान प्यारी है। ठीक है। कुछ पंजाबी भाषा में कहता है बच जा पुत्ता प्यारी। ठीक है। हाँ, और बाद में कुछ बात ऐसी होती है कि घोड़ा थोड़ा सा मायूस होने लगता है, मलूल होने लगता है, तो वो घुड़सवार, वो टांगे वाला, हाँ, घोड़ी के नानी के साथ संबंध स्थापित करने की बात करता है। ठीक है। अब देखना, सुनना, घोड़ी के नानी के साथ संबंध स्थापित करने की बात करता है। तो वहाँ पर लेखक एक बात लिखते हैं, तो कहते हैं इसको घोड़ी के नानी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले घोड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के तो वो कुछ कर पाएगा, जबकि तो ये बात संभव है नहीं। उसी प्रकार कर्म को जीव के ऊपर कुछ करना है तो पहले जीव का जीव रूप होना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो प्रश्न उपस्थित होता है ये स्वभाव का घात हो कैसे रहा है? ये मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? क्योंकि बाहर मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके। प्रश्न है ये स्वभाव का घात हो कैसे रहा है? कहते हैं वस्तु वही की वही है। वस्तु ने जबरन भाव बिगाड़े नहीं है। वो विद्यमान वस्तु में, वर्तमान वस्तु में ही तुमने अपने परिणाम खराब किए, बस यही तो तुम्हारा स्वभाव का घात हो गया है। ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं, ये जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वही यहाँ पर बताया गया है। फिर से एक बार, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस उदय काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। बस यहीं पर बात पलट जाती है। हाँ हाँ, पूरा, हाँ, क्या कहना चाहिए, इतने साल हो गए हम देशभक्ति करते आते हैं, पर बस जब युद्ध का काल आ जाता है हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं और आपस में ही झगड़ा करना चालू कर देते हैं। और इससे होता क्या है, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर जाता है, हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है।
ऐन मोमेंट पर आकर के हम मुकर जाते हैं। वो कहते हैं ना अंधा दरवाजे पर आ जाता था और चीख देता था, तो उसकी संधि चूक जाती थी, वो अपने संधि से चूक जाता था। उसी प्रकार कर्मों का उदय काल आया, करना क्या चाहिए था, स्वभाव रूप बना रहना चाहिए था, परंतु नहीं, स्वभाव रूप नहीं बना रहा, ये विभाव रूप परिणमित हुआ, बस ये दुख को प्राप्त हुआ। अब आगे जो उदाहरण आएगा उस उदाहरण को मैं पहले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक अन्य उदाहरण के माध्यम से। हाँ, हिप्नोटिसिस की बात सभी ने समझिए, सुनिए। हिप्नोटिसिस क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? करेक्ट, सम्मोहन कहते हैं, सम्मोहिनी विद्या, हिप्नोटिसिस। ठीक है, अब जानते हैं हिप्नोटिसिस भी हर एक के ऊपर काम नहीं करता है, तो जो प्रभाव में आ सकता है उसी के ऊपर काम करता है। जो जिसके ऊपर वो हिप्नोटिसिस नहीं चलता है ना, वो आदमी तुरंत कहता है तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरा जादू नहीं चल रहा है। और ऐसा होता है, जो अपने मन के पक्के होते हैं उनके ऊपर कर्मों का उदय कुछ भी असर नहीं करता है। असर उनके ऊपर करता है जो मूल में ही कमज़ोर दिल वाले होते हैं। कमज़ोर दिल वाले मतलब जो अपने स्वभाव से एक में एक नहीं रहते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं। बीमार कौन पड़ता है, स्वस्थ तंदुरुस्त पड़ता है या जो कमज़ोर होता है वो पड़ता है? जो अंदर से ही कमज़ोर होता है वो जल्दी, देखिए वातावरण कुछ भी खराबी, वातावरण तो बदलते ही रहता है, प्रत्येक क्षण में वातावरण बदलता है, फिर भी कोई व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है और कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ऐसा क्यों, बार बार बीमार पड़ जाता है? इससे तो ख्याल में आता है कि तुम्हारी आंतरिक प्रकृति ही बहुत कमज़ोर है, जिससे जो तुम वातावरण बदल को सह नहीं पाते हो। ये तुम्हारे अंदर की कमी है, अंदर की कमी को दर्शाती है। बाहर में वस्तु के ऊपर आरोप डालने से कुछ भी नहीं होता। वो पूजन की एक पंक्ति आती है ना, जड़ कर्म क्या है वो, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। आगे बात को पूरा कीजिए। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। पूरा इन दो पंक्तियों में ये पूरा भाव समाया हुआ है। क्या? हाँ, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये कर्मों के कारण जबरन मैं घूमते आ रहा हूँ, नहीं, ये कर्मों ने तुम्हें जबरन नहीं घुमाया है, तुम अपनी कमजोरी के कारण दुख को भोग रहे हो। मैंने कहा ना अभी, तुम अपनी कमजोरी के कारण बीमार पड़े हो। जबरदस्ती किसी वातावरण ने तुम्हें बीमार नहीं गिराया है, ठीक है? और कई सारे उदाहरण मिलेंगे। अपन पहले तो पंडित जी साहब का ये उदाहरण पढ़ते हैं। आइए, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। पर ध्यान रखना, वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। कहते हैं पागल हुआ है वो पुरुष, अपनी योग्यता से पागल हुआ है। मोहन धूल पड़ना वो तो निमित्त है। ऐसे ही कितने ही जन है जिनके ऊपर मोहन धूल डालो कुछ भी काम नहीं करता है। अरे से एक बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इतने उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं। वैसे कई सारे उदाहरण की चर्चा करूंगा भी मैं। हाँ, अच्छा चलिए, मैं जो अभी उदाहरण देना चाहता हूँ वो अगला उदाहरण दूंगा, पहले दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। हाँ, किसको चढ़ती है? शराब पीने वाले को चढ़ती है? हाँ या ना? शराब पीने वाले को चढ़ती है बराबर, बराबर। ओके, अब सुनना, ध्यान से सुनना, उदाहरण मैं बहुत इंटरलिंक करके बता रहा हूँ। शराब पीने पर भी नहीं चढ़ सकती है, मतलब समय सार गाथा नंबर 195 196, शायद ये निर्जरा अधिकार की 2 गाथाएं होनी चाहिए।
जहाँ पर बताया है सेवंतो विण सेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चेठा कसवी मैं पायरणोत्तिसो होदी। क्या कहा? सेवंतो विण सेवदी, कोई सेवता हुआ भी नहीं सेवता, असेवमाणो विसेवगो कोई और ना सेवन करता हुआ भी कोई सेवन करता है। हालांकि ये तो उन्होंने सिद्धांत घटित किया है, उदाहरण तो पहले इसमें दिया था। जह मज्जम पिबमाणो, जह मज्जम पिबमाणो, जैसे कोई पुरुष शराब को पीता है फिर भी उसको नशा चढ़ती नहीं है। क्यों? अगर अरुचि भाव से पिए तो उसको चढ़ती नहीं है। ठीक है। एक और उदाहरण दिया वहीं पर, क्या है वो, जह विषम वो भुंजंतो वेजो पुरुषोण मरणम वो आदि। क्या कहते हैं? जिस प्रकार विष का भुंजंतो सेवन करने पर वैद्य पुरुष मरण को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इतनी स्पेसिफिक मात्रा में लेने पर जहर मुझ पर असर नहीं करता है, और जो इस भय में रहेगा कि मेरे ऊपर जहर कुछ असर कर जाएगा, जहर उसको पहले पकड़ लेगा। समझ लेना, पूरी साइकोलॉजी की बात है, पूरी की पूरी मानसिकता है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी की बात है। हम प्रभावित हुए तब जाकर के पूरा गलती हुई है। हम अप्रभावित बने रहेंगे तो सामने वाली वस्तु हमें जबरदस्ती से कोई बंद नहीं कराती है। ये तो हमारा अंदर का विकार है, ये हमारे स्वभाव की तरफ की अरुचि है, जो हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं और दुख को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ला भरे मंच से उदाहरण सुनाते हैं। हाँ, हुआ कैसे, ये शायद बहुत साल हो गए, मतलब 40-50 साल पहले की ये घटना होनी चाहिए। तब वे सुनाते हैं कि वे एक बार दुकान पर बैठे हुए थे और सहजी में दोस्त मंडली आई और उन्होंने कहा कि चलो यार अपन थोड़ा सा, इतने ठंड के दिन है, और वे नॉर्थ में रहते थे तो ठंड उस समय बहुत रहा करती थी। आप जैन फेब में भी देखेंगे तो ठंड काफ़ी हुआ करती है। तो उसमें दोस्त लोगों ने कहा चलो यार थोड़ा दूध लेके आते, तो दूध लेके आता है। दूध लेकर के आते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है जाते हैं। दूध लिया, सब लिया, आ गए। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। उसके बाद दोस्त मंडली आई और उन्होंने पूछा अरे कैसे हो तुम? बोला मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है क्या? मुझे क्या होने वाला है? अरे मतलब तुम्हें चढ़ी नहीं क्या? कैसे, क्यों चढ़नी है? अरे जो दूध पिया था ना उसमें भांग मिली हुई थी। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, सच्ची घटना है, वे सुनाते हैं, भरे मंच से सुनाते हैं वे। हाँ, और वो सिद्धांत बहुत बढ़िया घटित करते हैं। जैसे उन्होंने सुना उनको फटाफट चढ़ने लग गई, और ये फैक्ट है। हमने उसके बारे में विकल्प किया तो चढ़ने लगती है, जब तक हमने सोचा नहीं था उनको कुछ असर नहीं करता है। मतलब इससे क्या समझा, जो बुज़दिल होता है असर उसी पर होता है, जो बुज़दिल नहीं होता है, जो कायर नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं करता है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। पंडित सचिन जी प्राय ये घटना सुनाया करते हैं। ये लगभग जब पंडित सचिन जी का लगभग क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया था, उसके बाद में, और धर्म की रुचि उनको जस्ट लगी हुई थी या उसके थोड़े पहले किसी ने उनको कहा कि चलो यार पुणे में कोई एक भविष्यकार है, कोई एक व्यक्ति है जो भविष्य बतलाती है और सब बताती है, तुम्हारा पास्ट कैसा था, वर्तमान कैसा, तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, तुम्हारे पास्ट सब बता देता है वो व्यक्ति। तो चलो उसके पास जाते हो, और उस व्यक्ति के पास लाइन लगी रहती है अपना भविष्य जान करके लेने के लिए। लोग रात भर वहीं पर लगे रहते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, और वह सच्ची घटना है भी वैसी। तो हाँ, एक बार सहजी में उनका नंबर लग गया तो वे गए, उन्होंने अपना, वे सामने बैठे उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति ने क्षणार्ध में ही कहा इस व्यक्ति को पहले मेरे सामने से लेकर के जाओ। क्यों? ये भगवान को नहीं मानता। पंडित सचिन जी ने उस समय इतना ही कहा था, ध्यान रखना उस समय उनके धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी, क्या? कि भगवान है नहीं है इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु भगवान होगा भी तो किसी का कुछ कर सकता होगा, इतना तो मुझे रत्ती पाई भी विश्वास नहीं है।
और जानते हैं उसके ऊपर जादू क्यों नहीं चला, पंडित सचिन जी के ऊपर जादू क्यों नहीं चला? क्योंकि हाँ, वे इन बातों में कुछ ज़्यादा विश्वास रखते ही नहीं थे। मतलब हुआ क्या था, उस व्यक्ति को व्यंतर सिद्ध था और व्यंतर सिद्ध करके वो व्यंतर हावी हो जाता था, फिर सब बातें जान लेता था। अब इनके ऊपर व्यंतर हावी हुआ ही नहीं तो कुछ बता ही नहीं पाया व्यक्ति। इसलिए हावी उसी पर होता है जो प्रभावित होता है, जो अप्रभावित बना रहता है उसके ऊपर हावी नहीं होता है। अब एक उदाहरण में जो देना चाहता था वो देता हूँ। हमारे अनंत केवली, जो हमारे केवल ज्ञानी है, सिद्ध भगवान है, अनंत है, सब कुछ जानते हैं। ऐसी एक भी बात नहीं है जो उनसे अज्ञात है। हर एक दुनिया की हर एक कोने की विषय को वे जानते हैं। सबसे गंदी से गंदी वस्तु से लेकर अच्छी से अच्छी वस्तु को जानते हैं। प्रभावित होते हैं क्या? प्रभावित होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? मैं सॉरी, कर्म का बंध होता है क्या? मैं थोड़ा उल्टा ले लिया। कर्म का बंध होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? प्रभावित नहीं होते। बस जो अप्रभावित बने रहे, अप्रभावित रह करके सब कुछ जाने और सब कुछ जानते हुए भी अप्रभावित बने रहे, उसका नाम केवली है, उसका नाम भगवान है। ठीक है, भगवान ऐसे ही नहीं बना जाता। और अप्रभावित पने की अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब जाकर के वो वहां पर फलेगा। हम कहेंगे कि नहीं, तो अचानक से अप्रभावित बने रहेंगे, संभव ही नहीं है। तुम्हें छोटे छोटे जो कर्मों के उदय आते हैं, जो इष्ट सामग्रियां मिलती है, उनमें तुम्हें सॉफ्टली रिएक्ट करना है या रिएक्ट ही नहीं करना है। तुम रिएक्ट करोगे, तुम बंध को प्राप्त होगे। एक उदाहरण शायद आगे भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, परंतु मैं अभी उसको प्री मेडिटेट करके पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, हाँ, आगे के प्रकरण में भी चलने वाला है। मैं फिर से तब भी दूंगा, अब भी देना चाहूँगा। वैसे कितने जनों को प्रकरण समझ में आ रहा है, कितने जनों को नहीं समझ में आ रहा है? ओके, भानु कुमार जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आप हाँ कहना नहीं चाहता, परंतु आप बहुत ही इरेगुलरली आते हैं। ओके, अच्छा, ओके ओके। नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या समझ में नहीं आया आपको? क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहा है, मतलब आपको शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसी भी संभावना है। नहीं आ रहा है ना, जैसे आपने उदाहरण दिया मोहन दूर वगैरह का, ये सब आ रहा है समझ। ओके ओके, संबंध का कार्य कारण संबंध। हाँ, नहीं, क्योंकि क्या है, ये मैं आपके बारे में पर्सनली कुछ नहीं, परंतु हर एक के बारे में, ये जब भी टीचर स्टूडेंट के बारे में बात आती है, जब भी टीचर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट अगर ये कहे कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, समझ लेना उसको कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्यों? या तो विषय समझ में आया है या तो समझ में नहीं आया है। ये दो ही होती है, दो ही दशाएं होती है। आप कितना भी कहो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, समझ लेना आपको नहीं समझ में आया। तो आप निशंक रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, ये अपने ही सारे लोग हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बुरा नहीं मानेगा। क्यों? सभी अज्ञानी है यहाँ पर। मैं भी अज्ञानी हूँ, आप भी अज्ञानी है, समस्त संसार ही अज्ञानी है। केवल ज्ञानी को छोड़ के सभी अज्ञानी है, औदैहिक अज्ञानी। तो हाँ, चिंता ना करें, जितना जैसा भी प्रश्न हो आप जरूर पूछ सकते हैं जी। हाँ, कहाँ था मैं? चलिए, तो मोहन दूल का उदाहरण हो गया, जिसके माध्यम से घाती कर्मों के बारे में उन्होंने बात करी। ठीक है, घाती कर्म के करके भाव कर्म, मतलब तुम्हारे राग द्वेष के बारे में बात की उन्होंने। मूल ऑपरेशन जहाँ करना था वहां पर किया। ये वैसे मुझे अभी थोड़ा सा याद आया, 2 मिनट के लिए ये प्रकरण थोड़ा सा छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए अपना पहले घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, पेज नंबर 24 पर आइए। मुझे वहां से आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना है। हाँ, मोहनीय का कार्य क्या लिखा था? तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। इसमें से किसके बारे में बात करी जा रही है? मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है, ऐसा कहकर के किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? किन के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मिथ्या दर्शन कह करके दर्शन मोह की तरफ संकेत किया है, और क्रोधमान माया लोभ आदि कषाय कह करके चारित्र मोह की तरफ संकेत किया है। ये जानते हैं मुझे कब ख्याल में आया? वैसे चार्ट कितने जनों ने देखा आज का? मैंने ग्रुप पर डाला है। हाँ जी मैंने देखा। बस मैं जो चार्ट बना रहा था ना, चार्ट बनाते मैंने तो मुझे अचानक ख्याल में, अरे ये तो मुझे कल ख्याल में नहीं आया, मुझे अभी ख्याल में आया। इन्होंने तो ऐसे लिखा है, मिथ्या दर्शन कह करके दर्शन मोह की तरफ बात कही है, और क्रोधमान माया लोभ आदि कह करके चारित्र मोह की तरफ बात कही है। ठीक है, चलिए आइए अपने प्रकरण में। यहाँ पर तो उन्होंने मोहन धूल का उदाहरण दे करके मोहनीय की बात की। अब यहाँ पर चकवा चकवी का उदाहरण दे करके संयोग अर्थात अघाती कर्मों की बात करने वाले हैं। चकवा चकवी के बारे में उदाहरण ऐसे देते हैं, जितना जब तक दिन था आपस में उनका संयोग था, जैसे ही दिन का अस्त हो गया, सूर्य का अस्त हो गया, वैसे ही उन दोनों का वियोग हो गया, दोनों तड़पने लग गए, दोनों बहुत ही व्याकुल हो उठे, विवल हो उठे, और जैसे पुनः सूरज उग आया उनका पुनः संयोग हो गया, पुनः मिलाप हो गया। प्रश्न है मेरा, क्या सूरज ने उनको मिलाया था? नहीं। या रात्रि ने उनको अलग अलग किया था? नहीं किया था। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है कि सूर्य का उदय होते ही आपस में उनका मिलाप हो जाता है, और रात्रि होते से ही वे बिछुड़ जाते हैं और बहुत व्याकुल होते हैं। उदाहरण वैसे मैं आपको पूछना चाहूंगा, चकवा चकवी का उदाहरण प्रथमान योग में कहाँ पर मिलता है? एक विशिष्ट प्रकरण है, एक विशिष्ट कथा है, घटना है। बहुत बढ़िया, पवनंजय जब युद्ध के लिए निकले हैं और अचानक पड़ाव डाला उन्होंने, बाहर में सहज ही वे निसर्ग को निहार रहे हैं, और निहारते निहारते अस्ताचलगामी सूर्य को देखते देखते उन्होंने देखा, ओहो हो, चकवा चकवी का तो वियोग हो गया। मतलब हाँ, सूर्य के अस्त होते से ही उन दोनों का कितना वियोग होता है। फिर बाद में कथा तो आप सभी जानते ही है, फिर माइंड चेंज कर दिया और बैक फिर से अपने राज्य में चले गए। आइए तो अब चकवा चकवी के उदाहरण के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहाँ रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। ठीक है, दोनों भी बातें इन्होंने बखूबी से सिद्ध कर दी कि कर्म तो जड़ है, वो ना ही तुम्हें संयोग दिलाता है, मतलब बाह्य सामग्री दिलाता नहीं है, और ना ही तुम्हारे स्वभाव का घात भी करता है। तो बात क्या है? बात इतनी भर है कि कर्म का उदय आने पर जो विद्यमान वस्तु है वही तुम्हारी अपनी होने लग जाती है, उसी में तुम अपना तो करने लगते हो, और जैसे ही तुमने राग द्वेष आदि किए तुम्हें तुम्हारे स्वभाव का भी घात होने लग जाता है। वस्तुएं कुछ अलग नहीं हुआ करती, वस्तुएं वहीं पर वही बनी रहती है, तुम्हारी बस उस वस्तु के प्रति दृष्टि बदल गई, वहां से बंध की प्रक्रिया चालू होती, बंध की कथा चालू हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसलिए कर्मों ने क्या किया है? कर्मों ने उदय बस दिया है, कर्मों का उदय बस हुआ है, परंतु समझना निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना स्ट्रांग है कि उसके उदय में यहाँ पर तुमको संयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर राग द्वेष होते हुए दिखाई देंगे। सहज में निमित्त नैमित्तिक संबंध था। ठीक है, तो जीव का इसमें काम क्या है? आज के लिए कंक्लूजन, आज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आज इतना ही काफी है। आज के लिए कंक्लूजन क्या है? फिर कंक्लूजन इतना ही है कि कर्म का उदय आएगा तो रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करेंगे तो आफत हो जाएगी। एक उदाहरण के माध्यम से पूरा करूंगा। देखिए, हाँ, रिएक्ट करना कितना घातक हो सकता है, एक थोड़ा सा चुटकुला वैसे ही सुनाया जाता है। हाँ, एक कोई दोस्त था, उसके पास एक विशिष्ट रंग की शेरवानी नहीं थी, अब और लड़की को देखने जाना था, तो हाँ, दोस्त भी साथ में गया, और दोस्त की उसने दोस्त की शेरवानी, जो लड़का जिसकी शादी होने वाली है, उसने दोस्त की शेरवानी पहन ली। ठीक है, वहाँ पर गया,
बात चलते चलते वैसे सर चर्चा के दौरान दोस्त ने कहा कि आप जानते हैं कि ये जो शेरवानी है ना, ये मेरी शेरवानी है। बताइए मुझे लड़की वालों के सामने क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? उसने उससे मांग के पहना है तो सही नहीं है वो। हाँ, ये यहाँ पर आते वक्त भी दोस्त से कपड़े उधार लाकर लेकर के आया है। मेरी बेटी को क्या तो पालेगा पोसेगा। आउट, रिजेक्ट हो गया वो। अब दूसरी लड़की देखने चले गए, ठीक है। दूसरी कुछ दिनों बाद मतलब हुआ, रिजेक्ट हो गया तो लड़के ने थोड़ा सा डांटा, यार तू क्या बोलता है, तूने क्यों कहा कि ये तेरी शेरवानी है? ठीक है यार, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब दूसरी लड़की देखने गए तो उस दोस्त ने कहा चर्चा के दौरान, ये ध्यान रखना, हाँ वैसे उसने वैसे ही कहा, ध्यान रखना ये शेरवानी इन्हीं की है, ये मेरी बिल्कुल भी नहीं है। जानते हैं दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? उसको तुरंत ख्याल में, लड़की वालों को तुरंत ख्याल में आ गया कि ये नाटक कर रहा है, ये इसी की होनी चाहिए, इसकी औकात नहीं है, सामने लड़के वाले की औकात नहीं है कि ये खुद ही कुछ खरीदे। आउट, दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया। अब दूसरी बार फिर से डांट दिया वो दोस्त को, यार तू बोलता क्यों है बीच में, तूने क्यों कहा कि ये तेरी नहीं है? हाँ, दोस्त कहता है चल ठीक है, फिर से याद रखूंगा, मैं अगली बार याद रखूंगा। ठीक है, उसने माफ़ कर दिया। अब तीसरी बार फिर से नई लड़की देखने चले गए। अब चर्चा के दौरान फिर से दोस्त बोल पड़ा, ये देख लिए साहब, ये शेरवानी किसकी है ये हम नहीं जानते, ये इसकी है, हमारी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप निर्णय करना इसका, ये किसकी शेरवानी है। तो तीसरी बार भी वो लड़का रिजेक्ट हो गया। दोस्त बोलता है, भले आदमी तू मुंह खोलता ही क्यों है इसके बारे में, तुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, तूने रिएक्ट किया और वहां पर पूरी बात पलट जाती है। आपको लग सकता है कि यार उदाहरण इतना योग्य नहीं था, परंतु मुझे अभी इतना योग्य लगा इसलिए मैंने वो उदाहरण दे दिया। तूने मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, तूने रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, और नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, इस रीति नीति पर चलना चाहिए था। तुम रिस्पॉन्ड करोगे तब जाकर के तुम्हारे ऊपर फिर से आएंगे, तुम्हारी तरफ खींचे जाएंगे। हाँ, लड़की ने तुम्हारी तरफ बस स्माइल भर किया था, तुमने भी स्माइल करके रिस्पॉन्ड किया, पकड़े गए, तुम वहीं पर फंस जाते हो। ठीक है, लड़की ने तुमको देख करके स्माइल किया, ठीक था, या लड़के ने तुम्हें देख करके स्माइल किया, दोनों तरफ से लगा लेना। तुमने पलट करके स्माइल किया, बस वहीं पर बात अटक जाती है। और कहते भी क्या है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, बस नैना मिले, नजरें मिली और फिर हाँ, आकर्षण होने को क्या ही होता है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट ही नहीं करना था। ठीक है, वितरागी बने रहना, यही तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी रुक जाएंगे। जनवाणी स्तुति। इससे थोड़ा अलग हटके है। हाँ जी, वो बोलते हैं ना, वो सुनंत निश्चल निष्काम, बराबर, विरागी राग वितान। हाँ, वितान का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? वितान मतलब मेरे ख्याल से कोई राक्षस के रूप में या शैतान के रूप में लिया जाना चाहिए। मतलब कोई क्या कैसे कहूँ, वे विराग, यह राग वितान मतलब राग रूपी राक्षस, ऐसा कुछ कहना चाहते होंगे। एग्जैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग अर्थ मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने सुना है इसके बारे में, अब मुझे अर्थ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। कोई और प्रश्न? ठीक,
रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।